यस, गुड इवनिंग। बताइए सर, क्या पढ़ा हम लोगों ने? Torque on a current carrying coil placed in a magnetic field. ठीक है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड हमने करा था। तो लेट अस अगेन रिपीट दैट फॉर्मूला। तो देखो, टॉर्क आपने जो पढ़ा था वो आई ए बी sin theta. This was one way of writing the torque experienced by the current carrying coil placed in the magnetic field, where I is the current, A would be the area, B is magnetic field, and theta is the angle, right? और वो किसके बीच एंगल लोगे? तो this angle will be taken between the normal to the coil and that of the magnetic field. इसको दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि this is the angle between the area vector of the coil and the magnetic field. यहाँ पर जो I into A होता है बच्चे, I into A, इसको एक और नाम दिया जाता है, this is called as magnetic moment. तो थोड़ा सा आपको ये समझ आएगा कि जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर उसका डाइपोल मोमेंट, वैसे ही हम इस चैप्टर के बाद ये पढ़ेंगे जिसमें वो चैप्टर आएगा मैटर एंड मैग्नेटिज्म। तो उस वाले चैप्टर में वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल और व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बट यहाँ पर आप इसको समझ लें कि सिर्फ करंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया इज बेसिकली कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल। जो भी कॉइल जिसमें भी करंट फ्लो कर रही है उसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखोगे तो दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। एंड बिकॉज एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट स्केलर है, एरिया वेक्टर है, तो करंट स्केलर है और एरिया वेक्टर है, तो स्केलर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट विल बी अ वेक्टर। इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से आप टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं, m into b into sin थीटा इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म। और इसी को अगर फिर से वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो टॉर्क कैन आल्सो बी रिटन एज इक्वल टू m क्रॉस b, बिकॉज अगर दो वेक्टर है and the product of the two vectors is in terms of sin theta, तो इसका मतलब है कि उन दोनों वेक्टर का आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया है? तो undoubtedly you have taken the cross product of two vector to get the value of sin theta. तो ये हमने लास्ट टाइम करा था सर, ये हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, अब इस पे एक दो क्वेश्चंस अपन सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम एक टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एंड विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर बाय टुडे। तो देखो सर, उससे पहले बट वी हैव टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। ये मान लीजिए सर, इनिशियल सिचुएशन में दे रहा हूं कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, and in this magnetic field we have placed a current carrying circular coil of one turn. इसमें करंट जा रहा है मान लीजिए 2 एम्पियर का, magnetic field is of 4 tesla, and let us assume that the radius of this circular coil is 2 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ठीक है, और इसमें जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। और आपसे दोनों सिचुएशन को समझना है। आपको पहले ये समझना है कि ये जो कॉइल मैंने रखा हुआ है, इन दिस सिचुएशन प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये पहली सिचुएशन है। ठीक है, नाउ कॉइल इज रोटेटेड, कॉइल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। ठीक है, पहले ऐसे रखा हुआ है, अब इसको आपने कॉइल को रोटेट कर दिया कितने एंगल से? यू हैव जस्ट रोटेटेड इट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आपको इसमें बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क। फाइंड टॉर्क ऑन द कॉइल इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में इस कॉइल पे टॉर्क कितना लगेगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कॉइल इन दिस इनिशियल एंड फाइनल सिचुएशन। इनिशियल और फाइनल सिचुएशन में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी व्हिच इज वुड बी एक्टिंग ऑन दिस कॉइल। ठीक है, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। सर मुझे एक बात बताइए, इनिशियल सिचुएशन में जब कॉइल रखी हुई है तो मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल, मतलब प्लेन, कॉइल का जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस का होना। बेटे अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक कोई कॉइल ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये कॉइल किस प्लेन में है? प्लेन तो आप लोग समझते होंगे ना, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो इन विच प्लेन डू यू थिंक दिस कॉइल इज प्लेस्ड? अभी एक्स वाई प्लेन, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस। तो इस कॉइल का जो नॉर्मल लोगे, मतलब परपेंडिकुलर टू द कॉइल, जिसको हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द कॉइल। तो यहाँ पर अगर आप एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल ऑफ द कॉइल की डायरेक्शन अगर लो, तो आपको नहीं लगता कि इस केस में जो इसका नॉर्मल आएगा वो एग्जैक्टली जेड एक्सिस के अलोंग आएगा, बिकॉज आपका कॉइल एक्स वाई प्लेन में है। तो ऐसा परपेंडिकुलर अगर आप कॉइल पे लोगे तो परपेंडिकुलर टू द कॉइल विल बी अलोंग द जेड एक्सिस और नॉट? क्या बोलते हैं बच्चों मेरे? यस सर, है ना, तो जेड एक्सिस का लॉन्ग आएगा। अब इस बात को समझिए, आप आपको मैं एक बार वीडियो ऑन करके समझाता हूँ इस बात को। देखिए, ये आपकी कॉइल जब ऐसे रखी हुई है,
तो इसका जो परपेंडिकुलर टू द कॉइल होगा वो भी z एक्सिस के अलॉन्ग होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी z एक्सिस के अलॉन्ग है। तो द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस सिचुएशन विल बी 0। और इस कॉइल को आप ऐसे रोटेट कर दीजिए। अगर आपने इस कॉइल को ऐसे रोटेट कर दिया बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, कॉइल ऐसे था, अगर इस कॉइल को ऐसे रोटेट कर दूंगा तो इट हैज बीन रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एम आई करेक्ट? तो इसको अगर आप ऐसे रोटेट कर देंगे ना, ऐसे रोटेट कर देंगे, तो अब नॉर्मल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इट इज अलॉन्ग जेड एक्सिस। मतलब ये नॉर्मल हो जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल अलॉन्ग जेड एक्सिस बिकॉज़ यू आर नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब एंगल कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द कॉइल के बीच का? व्हाट वुड बी नाउ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कॉइल? 90 अरे 90 डिग्री नहीं होगा क्या? होगा सर। तो इनिशियल सिचुएशन में इनिशियली आप ये कह सकते हैं कि भाई आपका जो थीटा की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 0 है, तो आपका जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो आप लिखेंगे आई ए बी साइन ऑफ 0 एंड साइन 0 इज 0। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? एग्जैक्टली 0। इसका मतलब है कि व्हेनेवर द नॉर्मल टू द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन सच दैट के दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो सच दैट के थीटा इज 0, तो उस केस में कोई टॉर्क नहीं लगेगा कॉइल पे। द टॉर्क विल आल्सो बी इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको रोटेट करते हैं बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो आपका जो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड होगा और नॉर्मल होगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन 90 एंड साइन 90 की वैल्यू आप सबको पता है कि इट विल बी 1 एंड इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में जो टॉर्क होगा वो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई सर? मैक्सिमम होगी उस केस में टॉर्क, और टॉर्क विल बी इक्वल टू आई ए बी। आई आपको गिवन है, सब कुछ गिवन है। देखिए आप करंट आपको गिवन है 2 एम्पियर। एरिया बिकॉज इट इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ सिंगल टर्न, एक ही टर्न है इसमें, तो एरिया आप लिखेंगे सिंपली पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई? पाई इज इक्वल टू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 4। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 2 का स्क्वायर विल बी 4, तो 4 इंटू 4 विल बी 16, 16 इंटू 2 विल बी 32 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सॉल्व कर लो तो यही न्यूटन मीटर आएगा। इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को। देखिए सर, इस क्वेश्चन को समझिएगा कि यही मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। फिर से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। इसमें आपने एक रिंग ऐसे रखा है, ऐसे ये सर्कुलर कॉइल है, ऐसे रखा है। ऐसे रखने का मतलब ये है कि यू हैव प्लेस्ड दिस कॉइल इन, नाउ दिस इज नॉट प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, रादर इट इज प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। इसका क्या मतलब है मैं बता देता हूं फिर से, सुने। इस बारी आपने क्या किया है, कॉइल को आपने ऐसे नहीं रखा है, ऐसे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। अब अगर आपने ऐसे रखा है तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका जो नॉर्मल होगा दैट वुड बी अलोंग एक्स एक्सिस। सोचो, इस पे जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इज 90 डिग्री। एम आई करेक्ट? भाई मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है और आपका नॉर्मल की तरह बेटे, तो नॉर्मल आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ बच्चों? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब इसमें मैं कुछ सिचुएशन, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा इस कॉइल पे? ऐसे लगेगा। लगेगा। अनडाउटेडली अगर एंगल 90 डिग्री है तो इस पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो ये कॉइल रोटेट भी करेगा। तो आपको क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल वाज 0। आपको बताना है फाइंड फाइनल एंगुलर, घबराओ नहीं, क्वेश्चन मैं खुद ही सॉल्व करूंगा, आप लोगों को तो समझना है। क्योंकि कॉइल पे टॉर्क लगा तो कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग, और कॉइल रोटेट करने स्टार्ट कर दे तो इट विल अक्वायर सम एंगुलर वेलोसिटी। तो आपका क्वेश्चन ये है कि फाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी व्हेन कॉइल हैज रोटेटेड या कॉइल इज रोटेटेड बाय पाई बाय 2, बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। मतलब कॉइल कितना रोटेट करने पर? 90 डिग्री से, इस पोजीशन के बाद 90 डिग्री से जब कॉइल रोटेट कर गया तो आफ्टर द रोटेशन थ्रू 90 डिग्री यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। ठीक है, इसमें आप क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है? मास ऑफ दिस कॉइल इज इक्वल टू m, रेडियस ऑफ दिस कॉइल इज इक्वल टू r। रेडियस की वैल्यू है r, मास की वैल्यू है m, करंट की वैल्यू मान लीजिएगा करंट फ्लोइंग इन दिस इज I, मैग्नेटिक फील्ड इज B। आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है कि टॉर्क लगा तो ये घूमेगा, घूमेगा तो इसमें वेलोसिटी आएगी, वही वेलोसिटी निकालना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा, घूमेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंड वी हैव टू फाइंड दैट एंगुलर वेलोसिटी। तो आप लोग क्वेश्चन नोट करिए, मैं सिखाता हूं। अब देखिए सर, यहां पर जो टॉर्क लगेगा इसका किसी भी पोजीशन में, देखो अचानक कॉइल 90 डिग्री से तो नहीं रोटेट हो जाएगी ना। अगर आपकी कोई भी कॉइल गिवन है आपको, इफ यू हैव अ कॉइल और ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, अब ये रोटेट हो रही है, ऐसा रोटेट हो रही है, तो इट इज रोटेटिंग ड्यू टू द टॉर्क। पहले इसका नॉर्मल ऐसे था तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू अलग थी,
बिकॉज टॉर्क डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कॉइल। तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू अलग है। जब ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है और ये नॉर्मल ऐसे रोटेट होने लगा, तो ये एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल चेंज हो रहा है या सेम रहेगा बच्चों? चेंज हो रहा है। भाई एक ही बच्चे ने बोलने का थोड़ी जिम्मा लिया है भाई, बाकी लोग भी बोल लो प्लीज, आप ही को सिखा रहा हूं। सर यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये नॉर्मल इस कॉइल के साथ साथ रोटेट करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी जेड एक्सिस का रही, बट नॉर्मल साथ साथ रोटेट कर रहा है। तो आपके हर पॉइंट पे एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी। तो जब एंगल चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा, बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। तो जब आप एंगल चेंज करोगे तो अनडाउटेडली टॉर्क भी तो चेंज होगा। तो एक्चुअली में दिस इज द केस ऑफ वेरिएबल टॉर्क। यार तुम्हें नहीं आया, यहां पर टॉर्क कांस्टेंट है या वेरिएबल है बेटा? भाई टॉर्क तो तब कांस्टेंट होता है जब हर पॉइंट पे एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है यार। यहां पर हर पॉइंट पे एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है ना, किसके बीच का एंगल? नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। बच्चों हाँ ना बोलो प्लीज। यस Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज थीटा इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, तो इसका मतलब है टॉर्क भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा। और जब टॉर्क कंटिन्यूअसली चेंज होगा तो इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ वेरिएबल टॉर्क। अब बेटा एक बात बताओ, थोड़ा थोड़ा आपको क्लास 11th अगर याद आए तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा दूं, समझो पहले किसी बॉडी पे मैं फोर्स लगाऊं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा sir. ठीक है, किसी भी बॉडी पे अगर मैं फोर्स लगा दूं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसी तरह से किसी भी बॉडी पे अगर मैं टॉर्क लगाऊंगा ना तो उस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। जैसे फोर्स लगाने पर लीनियर एक्सेलरेशन होता है, वैसे टॉर्क लगाने पर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजों को तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई टॉर्क का फॉर्मूला अगर आप देखें मैकेनिक्स क्लास 11th, मुझे नहीं पता कि आपको कितना मैकेनिक्स आता है नहीं आता है, बट क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। आई डोंट नो वेदर यू नो दैट और नॉट। देखो एक तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, यहां पर जो हमने पढ़ा हुआ है आई ए बी साइन थीटा। मैं पहले लिख देता हूं इन बातों को कि लेट एट एनी टाइम टी एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और आप कह सकते हो नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। किसी भी टाइम टी पर जो ये एंगल है वो थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या होगा सर, उस टाइम पे टॉर्क की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? टॉर्क विल बी इक्वल टू आई ए बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू आप लिख दीजिए आई ए बी साइन थीटा। एक तो ये हो गया, ये हमने पढ़ा है मैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू। हमें मालूम है ऑल्सो टॉर्क को हम ऐसे भी लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। पता नहीं क्लास 11 में आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा भाई। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, रोटेशन के केस में फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क और मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। कुछ हजम हुआ? तो देखो सर इन दोनों को आप इक्वेट कर लीजिए, तो आई अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई ए बी टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आपको याद हो तो इसको लिखा जा सकता है डी ओमेगा बाई डी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बट अगर मैं ऐसे इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा तो राइट साइड पे ये dt उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम का टर्म आ जाएगा, थीटा भी वेरिएबल हो जाएगा और टाइम भी वेरिएबल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक काम कर रहे हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, आई विल मल्टीप्लाई इट बाई डी थीटा एंड आई विल डिवाइड इट बाई डी थीटा। ऐसा कर सकता हूं मैथमेटिकली। तो आई इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। जो भी मेहनत है ना वो लेफ्ट साइड पे। तो आई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, डी ओमेगा बाई डी थीटा एक साथ कर दो और मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी टी कर दो इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या कहते हैं हम? ओमेगा। बोलो बोलो बोलो, सही बोलो, बोलो। एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू ये ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना लिख देंगे हम? इज इक्वल टू आई ए बी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। अब आप देखिए ओमेगा डी ओमेगा आपके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और आई ए बी ये होल टर्म इज कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर ले आओ, डिवाइडेड बाई आई साइन थीटा डी थीटा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। जब आपका एंगल थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो थीटा है। तो जब आपका ये एंगल, ये पर्टिकुलरली ये एंगल है ना बिटवीन द टू वाज इक्वल टू कितना, तो ये एंगल क्या था आपका इन दोनों के बीच का? तो आप ये कह सकते हो कि पहले केस में मैंने आपसे बोला था कि दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट द कॉइल हैज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो थीटा आप ले रहे हो ना वो एंगुलर डिफ्लेक्शन के टर्म्स में ले रहे हैं। तो पहला हम मान लेंगे कि एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल वाज 0
और यहां से ये कहां तक रोटेट हुआ है, तब तक रोटेट हुआ है जब तक ये 90 डिग्री के एंगल पे ना पहुंच गया हो, ठीक है। जब ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ, व्हेन द एंगल विल बी टेकन टू बी जीरो, तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी वाज जीरो। देखो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मैंने जीरो दिया है। जब ये 90 डिग्री से रोटेट कर गया तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बाय 2, यहां आप लिख सकते हैं आई ए बी डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन यू कैन राइट इट एज माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बाय 2। आई होप आप यहां के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई ए बी डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। क्लियर है? तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos पाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 0, cos 0 इज 1, तो ये 1 आ जाएगा ये, और 1 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही रह जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ आई ए बी डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं दिया था, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डायरेक्टली नहीं दिया था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज आई हैव टेकन सम सर्कुलर कॉइल, ठीक है, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है उसका, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने डायरेक्टली दिया या नहीं दिया है, व्हाट आई हैव डन, हैव आई गिवन यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द कॉइल? नो सर। नो सर, तो एक काम करो, आसान रखो इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप आई लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ वो कर सकते हैं, बट उसके लिए आई हैव टू डिफाइन द एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है फिर मुझे वो बताना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू चेंज द एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। देखो सर्कुलर रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर होता है, बट वो कब होता है, वो होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक्सिस डिफाइन नहीं किया इस क्वेश्चन में कि कैसे रोटेट हो रहा है, तो इसलिए जस्ट टेक दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज आई, वरना आपको फिर एक्सिस डिफाइन कराऊंगा फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कांसेप्ट फिर एक अलग आ जाएगा, तो उसको अभी रहने दो, सिंपली आप उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई ले लो। अब देखिए सर, ये तो टॉर्क की कहानी थी, एंड नाउ देयर विल बी द एप्लीकेशन ऑफ द टॉर्क इन दिस टॉपिक, जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो टॉपिक का नाम लिखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या सर, किसी को कोई आइडिया कि व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? बेसिकली नॉर्मली जो हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं वो यही है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। किसी को कोई आइडिया? वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस गैल्वेनोमीटर इन प्रीवियस चैप्टर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने गैल्वेनोमीटर का यूज देखा था वैसे तो। कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट इज अ मूविंग कॉइल और सिंपली द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर? Sir, Sir, used to measure small molecules. यस ऑफ कोर्स, तो इट इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिटेक्ट्स करंट, है ना, ये करंट को डिटेक्ट करता है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये करंट को डिटेक्ट करता है, अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है सर, इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड, और इसकी वर्किंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इस बात को समझिए सर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक टॉर्क। जो अभी आपने इससे पहले का सेक्शन पढ़ा है मैग्नेटिक टॉर्क वाला, कि कभी भी हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो उस पर क्या लगता है, तो उस पर मैग्नेटिक टॉर्क लगता है, वही यहाँ पर है बात, ठीक है। तो लिखिए सर, जो लिखा रहा हूं पहले तो वो लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं और इसको सीखते हैं। तो लिखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सबसे पहला सेंटेंस लिखिए कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिटेक्ट्स करंट। ये सर क्या चीज है, ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा किसको, करंट। लिख लिया? Yes. Galvanometer is an instrument which detects current. इसके नीचे लिखिए the principle of galvanometer states that when a current carrying coil is placed in magnetic field, it experiences magnetic torque. When a current carrying coil is placed in magnetic field, it experiences magnetic torque. क्या experience करता है ये? Magnetic torque. It experiences magnetic torque. अब देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। कंस्ट्रक्शन में समझो कि एक सिलेंड्रिकल, बेसिकली एक सिलेंड्रिकल, ये होता क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, वी हैव टू मैग्नेटिक पोल्स, ये दो कॉन्केव शेप मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। या एक मिनट रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूं ताकि मैं आपको ये एक्चुअल डायग्राम दिखा सकूं। ये देखिएगा, Yes, sir. ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? देखिए ये दो मैग्नेटिक पोल्स आपको नजर आ रहे होंगे, नॉर्थ जिस पे लिखा हुआ है और जिस पे साउथ लिखा हुआ है, ये दो मैग्नेटिक पोल्स आपको नजर आ रहे होंगे, आ रहा है। और ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो किस पे लिपटी हुई है, ये अंदर देखिए कोर में एक सिलेंडर है, देखिए सर एक कोर में सिलेंडर है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नीचे स्प्रिंग लगी हुई है, नजर आ रहा है? प्लीज बताइए। Yes, sir. एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो देखिए सर, इसमें और भी डायग्राम्स से समझने की कोशिश करें। ये डायग्राम देखना, ये आपको ब्लू कलर का सिलेंडर दिखाई दे रहा है, कैन यू सी दिस ब्लू कलर्ड सिलेंडर? Yes, sir.
और ये Yes. दो कॉन्केव पोल दिखाई दे रहे होंगे, उस पे ये आप ऑरेंज कलर या क्या कहोगे इसको, इस पे देखो आपको कॉइल दिखाई दे रही होगी, ये कॉइल लिपटी हुई है, ऊपर पॉइंटर लगा हुआ है, उसके साथ स्केल लगा हुआ है, अगर आपको नजर आ जाए तो। चलिए आप लोगों को कितना दिखा उसको पता नहीं, क्या देख पाए या क्या नहीं। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सर एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में होता ये है कि ये आपका एक मैग्नेटिक पोल है, ये कॉन्केव शेप का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मान लीजिए, और ये कॉन्केव शेप की दूसरी मैग्नेटिक पोल है इसका साउथ पोल। ठीक है, दीज टू पोल्स आर प्लेस्ड टू प्रोवाइड यू द मैग्नेटिक फील्ड। और इसके बीच में होता क्या है, एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर होता है, मतलब एक सिलेंडर बनी हुई होती है या सिलेंडर बना हुआ होता है, ऐसे समझे आप कि वी हैव अ सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है ऐसे, और ये सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, ये सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे सिलेंडर है, और इस सिलेंडर पे एक रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल को हम बाइंड कर देते हैं। कैसे बाइंड करते हैं भाई, रेक्टेंगुलर शेप कॉइल। देखिए सर, आप इस बात को ऐसे इमेजिन करिए कि इस पे ऐसे रेक्टेंगल शेप में कॉइल को बाइंड किया जा सकता है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप कॉइल है जो इस पे बाइंड है इस तरह से, इसमें कई सारे टर्न्स होंगे, ऐसे ये रेक्टेंगुलर शेप कॉइल इस तरह से इस पे बाइंड कर दी गई है, इसमें कई सारे टर्न्स होंगे। ठीक है, इस पे यहाँ से एक निडल लगी हुई है, और यहाँ पर एक स्केल है जिसपे आप करंट को मेजर कर सकते हो। यहाँ पर इस कॉइल पे नीचे की तरफ एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, फॉस्फोर बोरॉन्स की बनी हुई स्प्रिंग। ठीक है, इसमें सबका अपना अपना लॉजिक है कि भाई क्यों सिलेंड्रिकल आयरन कोर लिया, रेक्टेंगुलर कॉइल को उस पर बाइंड क्यों किया, कॉन्केव शेप मैग्नेटिक पोल क्यों लिया, ये सबका अपना लॉजिक है। बट ये इस तरह से, इसको अगर आप टॉप व्यू अगर आप देखेंगे तो इसके टॉप व्यू देखेंगे तो आपको सिर्फ ऊपर वाला सर्कुलर पोर्शन नजर आएगा। इसका अगर ऊपर से देखो, इसको ऊपर से देखो, तो ऊपर से देखने पे आपको क्या नजर आएगा, आपको ये नजर आएगा सिलेंडर का ये ऊपर वाला सर्कुलर पोर्शन, और इस पे ये कॉइल के ऊपर के टर्न्स दिखाई देंगे आपको सिर्फ, और आपका ये जो मैग्नेटिक पोल है ये नॉर्थ पोल वो एज इट इज, और ये जो मैग्नेटिक पोल है साउथ पोल वो एज इट इज, ये ऐसे दिखाई देगा। यहाँ से आपको ये निडल दिखाई देगी, ये निडल, और यहाँ पर आपको स्केल दिखाई देगा, ये निडल और यहाँ पर स्केल। समझ रहे हैं आप मेरी बात, यहाँ पर निडल और यहाँ पर स्केल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये पोल्स कैसे हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही है और जा रही है। ये कुछ हद तक डायग्राम क्लियर है आप लोगों को, इसमें Yes. सबका मैं लॉजिक समझाता हूं। मैंने आपसे क्या बोला कि द प्रिंसिपल ऑफ दिस इज व्हाट, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि सर जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पे क्या लगेगा, तो उस पे मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा, एंड मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा, एंड ड्यू टू दिस द कॉइल विल रोटेट। तो कॉइल क्या करेगा, कॉइल रोटेट करेगा। समझ में आई बात, तो कॉइल रोटेट करेगा, और कॉइल रोटेट करेगा, एंड बाय द रोटेशन ऑफ द कॉइल वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। कैसे मेजर करेंगे उस बात को समझने से पहले आप इस बात को समझें कि सर व्हाई डू वी टेक द कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स कॉन्केव शेप का मैग्नेटिक पोल्स क्यों लिया गया है, मतलब मैग्नेटिक पोल्स ऐसा क्यों नहीं लिया गया, ये ऐसे वाले मैग्नेट क्यों नहीं लिया गया जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिसका ये प्लेनर शेप होता, ये ऐसा क्यों नहीं लिया गया, व्हाई यू हैव टेकन द कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल का ये जो पार्ट है ये कॉन्केव क्यों लिया आपने, ये कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल क्यों लिया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इसमें ये सारी बातों को आप समझें कि व्हाई हैव यू टेकन द कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक पोल कॉन्केव शेप का क्यों लिया है आपने, तो उसका रीजन है कि मैग्नेटिक पोल्स कॉन्केव शेप लेने से फायदा ये होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर मैं प्लेनर ऐसा लेता, अगर ये सरफेस लेता मैग्नेटिक पोल्स का, ये सरफेस प्लेनर सरफेस का मैग्नेटिक पोल लेता, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो बिल्कुल ऐसी होती, सीधा सीधा। बट कॉन्केव शेप के मैग्नेटिक पोल्स लेने की वजह से होगा क्या, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये नॉर्थ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सीधी सीधी नहीं होगी, रादर इट विल बी रेडियल। ये कैसी होगी, रेडियल डायरेक्शन में होगी। कैसी डायरेक्शन में होगी सर, रेडियल डायरेक्शन। क्या मतलब है सर रेडियल डायरेक्शन का, इस बात को समझो। अगर मैं पोल ऐसा लेता, प्लेनर पोल, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में नजर आती, सिर्फ इस डायरेक्शन में। कॉन्केव लेने की वजह से क्या है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर भी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर भी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर भी है। मतलब अगर आप देखो ऊपर से तो आपको एक सर्कल के जितने पॉसिबल रेडियस बना सकते हो उस हर डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी। सर्कल के आप जितने भी रेडियस बना सकते हो ना पॉसिबल, तो उन सारे रेडियस की डायरेक्शन में क्या दिखाई देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो सर इससे फायदा क्या होगा, देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती, समझ रहे हैं आप मेरी बात, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड किसी एक मान लो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल अभी ऐसे, तो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन रहा है, या आप ऐसे देख लो कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल ऐसे है, तो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना बन रहा है बता सकते हो, 90। कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90। अब अगर मैं इस कॉइल को रोटेट करूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही रहेगा, तो हर पॉइंट पे ये एंगल चेंज होने लगेगा। यानी कॉइल को रोटेट करो, कॉइल को रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, तो अगर कॉइल को रोटेट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल हर पॉइंट पे चेंज होगा या नहीं होगा। यस तो ऐसे तो 90 है, मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में, आप कॉइल को रोटेट करिए तो हर पॉइंट पे एंगल चेंज होगा, तो थीटा विल बी वेरिएबल एट एवरी पॉइंट, और हर पॉइंट पे थीटा हम गैल्वेनोमीटर के अंदर घुस के थीटा को मेजर नहीं कर पाएंगे, मतलब हर पॉइंट का एंगल विल नॉट बी एबल टू मेजर द एंगल इन एवरी पोजीशन ऑफ द कॉइल। अब अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को हर डायरेक्शन में कर दिया तो उससे फायदा क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कॉइल अभी ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल अभी 90 डिग्री पे, कॉइल रोटेट हुआ
ये थोड़ा सा ऐसे मान लो रोटेट हुआ, तो जब रोटेट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड अभी इधर भी है, अगर ये रोटेट हुआ फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर भी है, फिर रोटेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड इधर भी है, मतलब पूरे प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है हर डायरेक्शन में, इधर भी उधर भी इधर भी, मेरी तरफ इधर, सब तरफ। नहीं समझ में आई बात? ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? हर पॉसिबल डायरेक्शन में। इस बात को समझो कि अगर आप यहां पर, आप इस बात को इमेजिन करिए कि अगर आप कोई सर्कल ले लीजिए, अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ कर दें, अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ कर दें तो हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इधर 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 इधर। अगर कॉइल जिधर भी जाएगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर उसको मिल जाएंगी। इसका मतलब है कि आपने कॉनकेव, पूरी कहानी का मतलब यह है कि यू हैव टेकन द कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स सो दैट यू गेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फायदा क्या होगा कि इन एवरी पोजीशन ऑफ द कॉइल द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द नॉर्मल टू द कॉइल विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हर पॉइंट पे अगर ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, हर पॉइंट पे अगर ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 बन रहा है। किसके बीच का? कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90। तो कॉइल का नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा या नहीं? सोच के देखो, पहले सोच मैं क्या कह रहा हूं, पहले इस बात को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूं बच्चों। मैंने बोला कि कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो कॉइल का अगर नॉर्मल लोगे ना, नॉर्मल टू द कॉइल, तो नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हर पॉइंट पे कितना बनेगा? 0 डिग्री। नहीं आया? सोचो पहले, क्या बका मास्टर ने, पहले समझो। अच्छा चलो, ये नहीं समझ में आया, ठीक है। 90 समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। 90 वाला केस समझ में आ गया ना? इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पे कितनी है? थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पे कितनी है? 90 degree. थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पे फिक्स हो गई ना बेटा, 90। तो अब हर पॉइंट पे या हर पोजीशन ऑफ द कॉइल पे हमें थीटा चेक तो नहीं करना पड़ेगा ना? नो सर, हमारा एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द कॉइल आप हर पॉइंट पे मान लीजिए कि 90 डिग्री है। तो अब फिर से सुनिए, कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स हम क्यों लेते हैं? कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स लेने का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज फॉर टेकिंग द कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स? तो उसका रीजन ये है कि कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स लेने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी रेडियल। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएगी? रेडियल। सो दैट the angle between normal to the coil and the magnetic field at every point will be 90, so that we get the maximum value of the torque. तो लिखिए पहला पॉइंट, कौन, ये डायग्राम बनाइए पहले तो आप लोग। अगर आपको कॉइल ऐसे नहीं बनाना तो आप इस कॉइल को ऐसे भी बना सकते हो। मैंने तो ये बस ये समझाने के लिए इधर दिखाया था, आप चाहो तो कॉइल को ऐसे भी बना सकते हो। मैं बना के बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, डायग्राम अब ड्रॉ करना। ये कॉइल है आपकी, ऐसे इसी रेक्टेंगल पे ऐसे यू हैव वाउंड द कॉइल ऑन दिस रेक्टेंगल, कह रहा हूँ सिलेंडर पे यू हैव वाउंड द रेक्टेंगुलर कॉइल लाइक दिस, ठीक है। इसके साथ ये निडल लगी हुई है और यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। ये किसकी बनी हुई है, क्या है, वो सब बताऊंगा। तो पहले ये दोनों डायग्राम आप नोट करें, उसके बाद जो जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड, उसको नोट करें। तो पहले तो ये डायग्राम नोट करें, उसके बाद मुझे बताएं तो मैं लिखवाना शुरू करता हूँ। पहले पॉइंट में लिखिए, कॉनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स आर यूज्ड, कॉनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स आर यूज्ड टू गेट द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, so that concave shaped magnetic poles are used to get the radial magnetic field, so that the angle between normal to the coil, so that the normal to the coil and the magnetic field remains always perpendicular. ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि हमेशा 90 डिग्री या परपेंडिकुलर रहेगा तो टॉर्क की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? तो टॉर्क की वैल्यू ऑफ द टॉर्क विल ऑलवेज बी मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ द टॉर्क विल ऑलवेज बी मैक्सिमम, ठीक है। अब दूसरी बात को समझिए, अब ये तो पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, सर व्हाई आर यू टेकिंग द आयरन सिलेंडर? ये जो सिलेंडर बना हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज कि व्हाई यू आर टेकिंग अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, और उस आयरन सिलेंडर पे कॉपर वायर को क्यों बाउंड कर रहे हो? भाई यू कुड हैव टेकन द सिलेंडर मेड अप ऑफ सम अदर मटेरियल, आपने आयरन का ही सिलेंडर क्यों लिया? व्हाई यू नॉट टेकिंग द सिलेंडर मेड अप ऑफ सम अदर मटेरियल? तो उसका रीजन समझिए। सर आप याद रखिए कि आयरन से मैग्नेटिक फील्ड क्यों सबसे ज्यादा पास होती है, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट पहले आप समझें, आयरन के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा पास होती है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर्स टू पास थ्रू आयरन देन टू पास थ्रू एयर। ये जो प्रॉपर्टी है ना आयरन की, ड्यू टू विच द मैक्सिमम फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द आयरन, उसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी। अब ये परमिएबिलिटी क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल समझें कि आयरन के थ्रू सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है, एंड दैट इज व्हाई आयरन सबसे ज्यादा आसानी से मैग्नेटाइज होता है। आपने सुना होगा ना कि अगर आप आयरन रख दीजिए और स्टील रख दीजिए तो आयरन विल गेट मैग्नेटाइज्ड मोर इजीली देन दैट ऑफ द स्टील, बिकॉज आयरन में मैग्नेटाइज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा
जो अधिक मतलब जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग मैग्नेटाइज्ड इज ऑफ आयरन बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी। और वो परमिएबिलिटी क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिफाइन करेंगे। तो देखो होता यह है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिमेन्स इन द कोर ऑफ दिस कॉइल। ये जो कॉइल आपने लिया है उसके कोर में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिले, क्योंकि मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मोर विल बी द मैग्नेटिक टॉर्क। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक टॉर्क होगा। तो मोर इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक टॉर्क। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से पास हो, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम पास कराना चाहते हैं थ्रू आयरन। कहां से पास कराना चाहते हैं? थ्रू आयरन। तो बिकॉज हम चाहते हैं कि ज्यादा सॉरी थ्रू द कॉइल, तो ज्यादा से ज्यादा हम पास कराना चाहते हैं थ्रू द कॉइल। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम कोई ऐसा मीडियम प्लेस कर दें कॉइल में, या कॉइल के कोर में कोई एक ऐसा मीडियम हम प्लेस कर दें कि जिसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा सके, तो हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोर में मिल जाएगा। तो इसीलिए हम आयरन कोर लेते हैं, या एक सिलेंडर लेते हैं मेड अप ऑफ आयरन। बात समझ में आ रही है? एक सिलेंड्रिकल कोर लेते हैं जो किससे बना हुआ हो, वो बना हुआ हो आयरन से। समझ में आई बात? तुम समझे मेरी बात क्या है? इसको आसान शब्दों में ये कह सकता हूं मैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें कॉइल के अंदर मैक्सिमम मिले। तो टू गेट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हम कॉइल के कोर में क्या प्लेस कर देते हैं? आयरन का बना हुआ सिलेंडर, क्योंकि आयरन की परमिएबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, लिखो दूसरा पॉइंट। सिलेंडर मेड अप ऑफ आयरन इज प्लेस्ड इन द कोर ऑफ द कॉइल टू इंटेंसिफाई magnetic field strength in the core, to intensify magnetic field strength in the core of the coil, to intensify the magnetic field strength in the core of the coil, to intensify magnetic field strength in the core of the coil। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए भाई सबको कि आयरन का सिलेंडर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उसकी परमेबिलिटी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम फील्ड कहां होगी, मैक्सिमम फील्ड की स्ट्रेंथ कहां होगी? कोर में होगी। ठीक है, और दूसरा क्या? दूसरा मैंने बोला है कि कॉन्केव मैग्नेटिक पोल्स आपने क्यों लिया, उसका रीजन बता दिया। अब यहाँ पर एक और चीज समझें, ये जो स्प्रिंग है उसका क्या यूज है, एक और यूज समझ लें। ये जो स्प्रिंग होती है ये बनी हुई होती है फॉस्फर ब्रोंज की। एक अलॉय है, उस अलॉय की ये स्प्रिंग बनी हुई होती है फॉस्फर ब्रोंज। ठीक है, अब ये स्प्रिंग का यूज क्या है? तो स्प्रिंग प्रोवाइड्स द रीस्टोरिंग टॉर्क। मतलब कि जब देखो एक बात समझो बेटा, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं ये एक स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, अगर मैं इस ब्लॉक को आगे की तरफ पुल करूं और छोड़ दूं, तो अगर मैं ब्लॉक को जैसे अगर ये सिर्फ ब्लॉक अगर रखा हुआ है यहाँ पर और इसको मैं आगे पुल करके छोड़ दूं, मान लो यहाँ पर पहुंचा दिया और छोड़ दिया, तो क्या ये पीछे जा सकता है? पहले सिचुएशन में कैन दिस ब्लॉक गो बैकवर्ड्स? मैंने इसको आगे कर दिया और छोड़ दिया, तो कैन इट गो बैकवर्ड्स? इस सिचुएशन में कैन इट गो बैकवर्ड्स?